हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड पीसीएम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं 12वीं के भौतिक विज्ञान का पेपर, जिसका कोड है 346 FU 2024 का। ये तीसरा सेट है और इस सेट का आज का ये जो वीडियो है ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने सवाल नंबर 4 तक सॉल्व किया है और इस पार्ट में हम सवाल नंबर 5 और 6 पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला सवाल है 5वीं का पहला, चालक के प्रतिरोध पर ताप के प्रभाव की गुणात्मक व्याख्या कीजिए और दिए गए परिपथ में धारा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक परिपथ दिया है और साथ में फिर पूछा धारा का अधिकतम मान क्या होगा, ये पूछा है। तो इसका जो जवाब है इसको हमने पहले से लिख रखा है। तो यहाँ पे हमने हेडिंग डाला चालक के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। माना किसी चालक तार की लंबाई L और अनुप्रस्थ क्षेत्रफल A है। यदि चालक तार के एकांक आयतन में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है और इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान m, आवेश E और श्रांति काल टाउ है, तो चालक तार का जो प्रतिरोध का सूत्र होता है m/n इंटू E स्क्वायर इंटू टाउ इंटू L/A। अब यहाँ पे जो ये चीज़ वैल्यू दी हुई है, L है, A है, N है, E है, ये सारी वैल्यू जो है ये फिक्स राशि है, किसी चालक तार के लिए हमेशा फिक्स होता है। इसका मतलब जो है R डिपेंड किस पे कर रहा है, टाउ पे, और टाउ यहाँ पे क्या है, ये है रिलैक्सेशन टाइम यानी श्रांति काल है ये। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि R समानुपात है 1/टाउ। अब फिर कंडीशन में हमने दिया है कि यदि इलेक्ट्रॉन की वर्ग माध्य मूल चाल Vrms हो और इलेक्ट्रॉन का औसत मुक्त पथ जो है वो लैम्डा है, तो इलेक्ट्रॉन का श्रांति काल टाउ यानी समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल यानी लैम्डा बटे Vrms। तो अगर यहाँ पे नीचे टाउ है तो 1/टाउ की वैल्यू Vrms बाई लैम्डा हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए R समानुपात 1/टाउ था, तो इसका मतलब ये हो गया Vrms बाई लैम्डा। तो जब तापमान बढ़ा देते हैं तो तापमान बढ़ाने से होता क्या है कि जो वर्गमाध्य मूल मान होता है वो तापमान की वर्गमूल का अनुक्रमानुपाती होता है, यानी जैसे ही हम तापमान बढ़ाएंगे वैसे ही वर्गमाध्य मूल मान इंक्रीज हो जाएगा और इसके बढ़ते ही तुरंत R की वैल्यू में वृद्धि हो जाएगी। तो वो चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है कि चूंकि वर्गमाध्य मूल मान अनुक्रमानुपाती है √T के, जहाँ T है परम ताप, अर्थात ताप बढ़ने पर वर्ग माध्य मूल चाल Vrms का मान बढ़ जाता है और Vrms का मान बढ़ने से प्रतिरोध R का मान बढ़ जाता है। इसका मतलब ये होगा कि प्रतिरोध बढ़ जाएगा अगर हम तापमान बढ़ाएंगे। तो यहाँ पे ये इसकी व्याख्या समाप्त हो जाती है, या फिर कह सकते हैं कि ताप का प्रभाव किस प्रकार से डिपेंड करता है, तो यहाँ पे ये चीज़ खत्म हो जाता है। साथ में यहाँ पे हमने एक सूत्र भी लिख दिया कि 0 डिग्री सेल्सियस पर तार का प्रतिरोध R0 हो और T डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध जो है वो RT है, तो RT की वैल्यू होगी R0 कोष्ठक में 1 + अल्फा T, जहाँ अल्फा जो है ये है धातु का प्रतिरोध ताप गुणांक। तो ये है प्रतिरोध पर ताप का जो निर्भरता है या ताप किस प्रकार से इफेक्ट करता है प्रतिरोध को, उसके बारे में। तो आप इसको लिख लीजिए, ये शुरू से यहाँ पे है, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको अपने कॉपी पर नोट कर सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। और इसी में एक न्यूमेरिकल था जिसमें 3 सेल लगे हैं, तीनों के आंतरिक प्रतिरोध R हैं और उनकी EMF वैल्यू E है। उनसे एक एक्सटर्नल रजिस्टर R कनेक्ट किया गया है और इन सब टोटल सेलों की वजह से इसमें धारा I बह रही। तो इसमें पूछा था कि धारा I का मान अधिकतम कब होगा, इसी के बारे में पूछा गया था और साथ में धारा I का मान भी निकालना था। तो चूंकि तीनों सेल श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इसलिए सेलों का जो वैद्युत वाहक बल होगा वो E 3 बार जोड़ के ये हो जाएगा और साथ में आंतरिक प्रतिरोध भी श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे। तो परिपथ का संपूर्ण प्रतिरोध हो जाएगा 3R + R, ये वाला, और जो ऊपर से 3 लगे हैं वो सभी श्रेणी क्रम में हैं। तो इसका मतलब जो धारा होगी, धारा बराबर होता है विद्युत वाहक बल बटे प्रतिरोध यानी 3E/3R + R। यही चीज़ हमें निकालना था, लेकिन फिर कहा था धारा का मान अधिकतम कब होगा,
तो जब 3R की वैल्यू लेस देन होगी R की, यानी आंतरिक प्रतिरोध का कुल मान बाह्य प्रतिरोध से कम होगा, उस समय अधिकतम धारा का मान होगा 3E/R, या फिर कह सकते हैं 3 गुणे 1 सेल से प्राप्त धारा। अर्थात श्रेणी क्रम में अधिकतम धारा प्राप्त करने के लिए बहुत कम आंतरिक प्रतिरोध वाले सेलों की आवश्यकता होती है। तो यह है इसका संपूर्ण जवाब या संपूर्ण हल इसका। यहाँ से ये शुरू होता है और यहाँ पे ये समाप्त होता है। अगला सवाल है, इसमें दिया हुआ है 5वें का दूसरा, किसी धारा अवयव के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के लिए बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। धारा अवयव डेल्टा एक्स आई कैप मूल बिंदु पर स्थित है। अवयव में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित है। अवयव के कारण y अक्ष पर 0.5 मीटर दूर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा यदि दिया है डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 सेंटीमीटर। तो इसमें बायो सेवर्ट नियम के बारे में पूछा गया था, तो वो नियम हमने क्रमवार लिख दिया है। पहला नियम यह है कि चुंबकीय क्षेत्र जो dB होता है वो चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। चुंबकीय क्षेत्र की जो छोटी सी वैल्यू होती है, अल्प वैल्यू, वो चालक की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होती है, और यही चुंबकीय क्षेत्र उस चालक की अल्प लंबाई और साथ में जहाँ पे आप निकाल रहे हो उसके बीच का जो कोण होता है उस कोण के साइन के अनुक्रमानुपाती होता है, और साथ में चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू इस r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। तो ये इतना सारा पॉइंट है। अगर हम इन सभी पॉइंट को आपस में कनेक्ट करें तो हमें कुछ ऐसा सूत्र मिलेगा, और इस समानुपात की वैल्यू को हटाना चाहें अगर संकेत को, तो हमें यहाँ पे μ0/4 एक कांस्टेंट मिलता है, और इसकी वैल्यू होती है μ0/4 की 10⁻⁷ तो ये है बायो सेवर्ट का नियम। यहाँ से ये पूरा लिखा गया है और आप इसको नोट कर सकते हो। और फिर ये उसका एक न्यूमेरिकल वाला पार्ट था जिसमें था एक डेल्टा एक्स आई कैप करके था, यहाँ पे मूल बिंदु पर एक स्थित है जिसमें से धारा 10 एम्पियर है, और इसमें वाई अक्ष की दिशा में 0.5 मीटर की दूरी पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू निकालनी है। तो चुंबकीय क्षेत्र होता है छोटी सी लंबाई के लिए μ0/4 पाई आई dl साइन थीटा। अब चूंकि ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो बीच का एंगल 90 होगा। r की वैल्यू मतलब कितनी दूर पर निकाल रहे हो, तो 0.5 है, और dl का मतलब यहाँ से वैल्यू जिसको हम डेल्टा x कहते हैं, यहाँ सवाल में डेल्टा x जो दिया था 1 सेंटीमीटर, वही dl है, यानी 1 × 10⁻² मीटर ये दिया हुआ है। r का मान है 0.5 मीटर, यहाँ पे थीटा की वैल्यू है इसमें 90 डिग्री, और i की वैल्यू इसमें 10 एम्पियर। ये सारी वैल्यू रख करके अगर हम सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 4 × 10⁸ टेस्ला, यही इसका जवाब होगा। और अगला सवाल देखिए, सवाल है सामान्यतः निज अर्धचालकों के अपमिश्रण का क्या उद्देश्य है, और पीएन संधि डायोड के अग्र एवं पश्च अभिनत की दिशा में अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने के लिए वांछित परिपथ आरेख बनाओ। तो ये अग्र और पश्च अभिनत ये पीछे की वीडियो में भी आ चुका है और हमने इसको सॉल्व किया है, और हर वो सवाल जो सेटों में रिपीट होते हैं हम उनको छोड़ दे रहे हैं। तो इस सवाल का जवाब, और यहाँ पे एक और सवाल आप देख लो, यहाँ पे जो पीएन जंक्शन डायोड के बारे में, इसका भी पूरा डिटेल आपको पीछे के सेटों में मिल जाएगा, और साथ में जो सेमीकंडक्टर की जो प्लेलिस्ट है उसके साथ भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। तो इसको छोड़ दे रहे हैं हम, और हमने यहाँ पे अपमिश्रण का उद्देश्य जो कि पीछे नहीं बताया हुआ था, तो यहाँ पे हमने उसको लिख दिया है कि किसी निज अर्धचालक में 3 या 5 इलेक्ट्रॉन वाली अशुद्धियाँ मिलाकर उसे बाह्य अर्धचालक में बदलने की क्रिया को हम डोपिंग कहते हैं, और ऐसा करने से निज या नैज भी कह सकते हैं, अर्धचालक की जो चालकता होती है वो बढ़ जाती है, यानी मुख्य मकसद होता है हमारा चालकता बढ़ाना। और उसके बाद फिर इसमें है स्वप्रेरण और अन्योन्य प्रेरण की परिघटना को स्पष्ट कीजिए या उसके बारे में बताओ। तो ये है स्वप्रेरण, जब किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। धारा के मान को परिवर्तित करने से कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन हो जाता है।
फ्लक्स में परिवर्तन के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। या फिर इसको कम शब्दों में कहें तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की वह घटना जिसमें किसी कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करने पर स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, उसे हम स्वप्रेरण कहते हैं। इसका मात्रक हेनरी है। उसके बाद यहाँ पे है अन्योन्य प्रेरण। जब दो कुंडलियों को पास पास रखकर उनमें से एक कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है या फिर धारा बंद की जाती है, धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है। ये लाइन हमने यहाँ नहीं लिखा है। तो पास रखी दूसरी कुंडली में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की इस घटना को हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। इसका भी मात्रक हेनरी है। तो ये पांचवें के तीसरे खंड का जवाब है। अगला सवाल है पांचवें का चौथा खंड, हाइड्रोजन का उत्सर्जन और अवशोषण वर्णक्रम कब प्राप्त होता है और साथ में ऊर्जा स्तर आरेख के आधार पर दिखाओ इनको। तो हाइड्रोजन का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम तब प्राप्त होता है जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आते हैं और ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। अवशोषण स्पेक्ट्रम तब प्राप्त होता है जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं और ऊर्जा का अवशोषण करते हैं। लेकिन हाइड्रोजन में जो होता है, जहाँ तक उम्मीद यही होता है कि हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की तरफ जब आते हैं तो कुछ एनर्जी को क्षय करते हैं। लेकिन अक्सर हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर में ही रहते हैं। उनको एनर्जी मिलती है, थोड़ी सी ऊर्जा लेके बाहर चले जाते हैं और 10 पे पावर 8 सेकंड में रह के वापस वो आ जाते हैं और जब आते हैं तो अपनी ऊर्जा को नष्ट करते हैं, जिससे वो स्पेक्ट्रम बनाते हैं। तो स्पेक्ट्रमों का पैटर्न हमने यहाँ पे बना के रखा है, आप देख लीजिए और आप इसको अपने कॉपी पर बना भी सकते हो। लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट और 5 श्रेणियों में इसका स्पेक्ट्रम बनता है। और अगला सवाल है पांचवें का पांचवा खंड, दे ब्रागली के द्रव्य तरंगों की परिकल्पना समझाइए। एक न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा 6.7 × 10⁻21 जूल है। इससे संबद्ध दे ब्रागली तरंग दैर्ध्य क्या होगी? तो सबसे पहले कहा था दे ब्रागली का तरंग का परिकल्पना बताओ। तो दे ब्रागली ने ये कहा है कि प्रत्येक कण जो है वो द्रव्य के जैसा व्यवहार करता है, यानी प्रत्येक कण जब गति करता है तो उससे संबद्ध तरंगें भी उत्पन्न होती हैं। उसके बाद इसमें जो सवाल दिया था के की वैल्यू 6.7 × 10⁻21 जूल, तो के का सूत्र होता है हाफ mv²। हमने यम यानी न्यूट्रॉन का वजन रखा 6.7 × 10⁻27 किलो और v हमें निकालना, तो हमने v की वैल्यू निकाली √2 10⁻3 मीटर पर सेकंड। लैम्डा निकालना h/p यानी h बटे ये यम हो जाएगा। यम की वैल्यू हमने रखी थी 6.7 10⁻27, h का मान 6.6 × 10⁻34 जूल सेकंड और v अभी निकाल लिए हैं। सबको हल करने के बाद जो जवाब आया है वह 0.696 एंगस्ट्रॉम या 0.696 10⁻10 मीटर, यही इसका जवाब है और ये इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन है। अगला सवाल है एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, लिखकर सिद्ध कीजिए और इसका उपयोग करके अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो एम्पियर का परिपथीय नियम, उसका यहाँ पे प्रूफ है। परिपथीय नियम क्या है अभी वो हम आपको लास्ट में बता दे रहे हैं। तो परिपथीय नियम को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले आपको एक अनंत लंबाई का एक करंट कैरिंग वायर बनाना है और उससे r दूरी पर आपको एक लूप बना लेना है। तो यहाँ पे हमने शब्दों में भी लिख दिया कि माना एक अनंत लंबाई का सीधा धारावाही चालक तार जिसमें I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। चालक तार से r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो B होगी, जो सीधा वायर होता है उसके कारण से तीव्रता होती है μ0/2 पाई I/r। अब बिंदु P को हम वृत्त की परिधि पर रखते हुए एक वृत्त बनाएंगे जिसकी त्रिज्या r होगी। तो यहाँ पे हम उस चुंबकीय क्षेत्र का अगर रेखीय समाकलन करें बिंदु P पर, तो वो होगा समाकलन B वेक्टर डॉट dl वेक्टर, मतलब B dl cos 0, क्योंकि dl और B के बीच 0 अंश का कोण बनेगा। B की वैल्यू है μ0/2 पाई I/r और dl ऐसे है। dl का हम समाकलन करेंगे तो पूरी एक वृत्त की परिधि आ जाएगी। हल करने पर इसका μ0 × I आएगा,
यानी बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर बराबर म्यू नॉट इंटू आई। इसको हम कहते हैं एम्पियर का परिपथीय नियम का समीकरण। तो परिपथीय नियम क्या है, अब वो हम आपको बता देते हैं। वो ये है कि किसी बंद लूप के भीतर से अगर कोई धारा जा रही है तो वहां पे बंद लूप का रेखीय समाकलन करके अगर हम उसको चुंबकीय क्षेत्र के साथ गुणा कर दें तो उसकी वैल्यू म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होती है। यही है एम्पियर का परिपथीय नियम और ये है इसका पूरा का पूरा प्रूफ। और उसके बाद जो छठवें का दूसरा खंड था वो था पीएन जंक्शन डायोड के ऊपर, जिसमें अर्ध तरंग दिष्टकारी के बारे में लिखना था। तो इसका वीडियो पहले से ही अपलोड है, इसलिए हम इस सवाल को यहाँ पे छोड़ दे रहे हैं। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आगे का जो सवाल है, सवाल नंबर 7, 8, 9, उसको हम आगे के पार्ट में देखेंगे।